तो कभी चुपचाप नहीं बैठता है। मराठी में माने क्या कहते हैं उसको, बोलते थे माथी विकली जाती है वैसे। तो बातें करना है हमेशा, चुपचाप बैठोगे तो फिर सेशंस बहुत ही मोनोटोनस होगे और सेशन अच्छे नहीं रहेंगे। आप जितना बातें करोगे उतना मेरे से आप नॉलेज ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया, जैसे हमने कुछ टाइप किया वहां पे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिस्पॉन्स में हमें वही प्रोडक्ट दिख रहे हैं जो हमने यहाँ पे टाइप किया। देख सकते हो i5 12th जनरेशन 8 GB रैम और 512 GB का SSD, राइट। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टू बी कम्युनिकेशन इस एप्लीकेशन के ऊपर या इस वेबसाइट के ऊपर। जब भी हम जाके कुछ इसको पूछ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस का यूज करके, माउस कीबोर्ड जो भी होते हैं, तो ये हमें कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है, कुछ आंसर दे रहा है, राइट। और ऐसे वेबसाइट को हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन। ऐसे वेबसाइट को हम कहेंगे वेब एप्लीकेशन। अब बताओ कौन से वेब एप्लीकेशन आप यूज करते हो? कल का यूट्यूब, मैच कहाँ पे देखा हम हॉटस्टार। लोग? हॉटस्टार, है ना। मोबाइल के अगर आप आपने मैच देखा है कल का, राइट, तो डेफिनेटली हॉटस्टार यूज किया होगा, हॉटस्टार डाउनलोड किया, राइट। तो वो हो गया मोबाइल एप्लीकेशन। बट वही हॉटस्टार अगर हमने लैपटॉप के ऊपर ओपन किया तो वो कौन सा एप्लीकेशन हो गया? वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन। क्योंकि ब्राउजर के ऊपर हम क्या करें, वो ओपन करें, उस एप्लीकेशन को हम कहाँ पे ओपन करें? ब्राउजर, ब्राउजर के ऊपर ओपन करें, तो वो हो गया फिर वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन, राइट। तो वहां पे भी क्या होता है कि जैसे आपने ओपन किया तो उसने तो स्टार्ट में मैच नहीं दिखा होगा, वो दिखा होता होगा उसके जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग मूवीज है, सीरीज है। तो फिर वहां पे एक साइड बार है, साइड बार में जाके कोई एक ऑप्शन होता है स्पोर्ट्स करके, स्पोर्ट्स को आपने क्लिक कर लिया, फिर वहां पे जाके आपने क्रिकेट को सिलेक्ट किया और वहां पे आपने मैच देखा होगा, राइट। मतलब आप क्लिक कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो वो भी क्या है, आप क्या कर रहे हो, उसको कम्युनिकेट कर रहे हो ना, इसके साथ कुछ बता रहे हो उसको कि भाई मुझे ये चीज देखनी है। जैसे कि सर्च सर्च में जाके हमने यहाँ पे कहा क्रिकेट, तो डेफिनेटली देखो ये क्या बताएगा, क्रिकेट के बारे जो में। भी अभी है ना क्रिकेट से रिलेटेड चल रही चीजें, वर्ल्ड कप से रिलेटेड मैचेस है, हाईलाइट्स है, या अभी अभी जो लाइव मैच चल रहा है, वो सारी चीजें क्या करेगा, वो यहाँ पे लाके दिखाएगा। मतलब हम जो भी पूछ रहे हैं ये इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। हेलो, मैं ऑडिबल हूँ ना? हाँ। हाँ सर, सर, थोड़ी कुछ ऐसे। सुमिन, सुमिन को सुनाई नहीं दे रहा है। मे बी आपका माइक का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। एक काम करो, माइक हटा दो, ठीक है। तो ये होते हैं वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन अगर हमें बनाना है, वेब एप्लीकेशन के लिए तीन चीजें जरूरी, राइट। थ्री बिल्डिंग ब्लॉक्स है वेब एप्लीकेशन बनाना। कौन से? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, राइट। आपको वेब ऐप डेवलपमेंट करना है, राइट। वेब डेवलपमेंट में बेसिकली दो पार्ट आते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैकएंड। बैक एंड, राइट। तो अब जो हम डिस्कस करें वो है फ्रंट एंड की बात। फ्रंट एंड में क्या कहते हैं? फ्रंट एंड, फ्रंट एंड में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। जैसे वेब डेवलपमेंट में बैक एंड भी होता है। मतलब ये जो अभी हमने ये फ्लिपकार्ट ओपन किया, तो हम जो भी चीज सर्च कर रहे हैं उस चीज की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख रही है, उसकी इमेजेस, उसका ब्रांड नेम, वर्जन जो भी होता है, ये प्रोसेसर, स्पेसिफिकेशन, उसका ओरिजिनल प्राइस, ऑफर प्राइस, राइट, एक्सचेंज ऑफर, ये सारी चीजें मिलती है। बट ये सारी चीजें मतलब डेटा है, इंफॉर्मेशन है, और ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहा पे कहीं पे तो क्या करके रखी है, स्टोर करके रखी है। ये सारी इंफॉर्मेशन डेटा उन्होंने कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करके रखी है। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो वो डेटाबेस से हमें डेटा मिल रहा है ना। हम जो भी चीज यहाँ पे टाइप करेंगे, है ना, कुछ भी टाइप करो, मान लो आपने पाव भाजी भी टाइप किया ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा उससे रिलेटेड। पाव भाजी नहीं मिलेगा बट उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, राइट। तो ये आप यहाँ पे जो भी टाइप कर रहे हो वो कीवर्ड जाता है डेटाबेस में, और वहां से डेटा आपको लाके यहाँ पे दिखाई दिया जाता है। तो ये जो फंक्शनलिटी है, जो लॉजिक है ना, कि यहाँ पे आते हैं, ये आपका है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब यूजर जो भी अपने आंखों से देख सकता है उसको कहते हैं
फ्रंट एंड, राइट। जैसे कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हमने ओपन की और वहां पे आप अपनी आंखों से जो भी देख पा रहे हो, जो भी चीजें आप वहां पे देख सकते हो, वो होता है फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड। राइट। अब फ्रंट एंड में यूजर कुछ भी टाइप कर रहा है, तो वो जो टाइप कर रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन कहीं पे तो स्टोर होगी, कहीं पे तो स्टोर होगी। मान लो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, Backend. डेटाबेस, है ना। इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, इंफॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब डेटा ना, राइट। अब आपने यहाँ पे लैपटॉप सर्च किया है, पाव भाजी सर्च की, ये तो क्या है, डेटा ही है ना। इमेज मतलब डेटा है, ऑडियो मतलब, वीडियो मतलब, ये सारी चीजें क्या होती है, डेटा ही होती है। कोई टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, ये भी क्या है, पर्सनल डेटा कहते हैं इसको ना, डेटा ही है, राइट। तो डेटाबेस मतलब जहाँ पे इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी चीजें चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी हमने वहां पे क्या करके रखी है, हमने मतलब ये जिसका भी एप्लीकेशन है उसने वहां पे स्टोर करके रखी है। ये डेटाबेस में सारा का सारा डेटाबेस, सारा का सारा डेटा स्टोर है, राइट। अब देखो, इंजीनियरिंग में जब हम थे तो नेटफ्लिक्स तो हम कभी परचेस नहीं करते, है ना। तो क्या करते थे, जैसे ही मूवी आया कैसे डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम। टेलीग्राम से। वेरी गुड, लड़कों को पता होता है सब ये। टोरेंट से डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे, राइट। और डाउनलोड कर करके क्या हो गया, अब लैपटॉप फुल हो गया, तो हम क्या करते हैं, फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेते हैं और उसमें सारी मूवी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जो भी मेरा मूवी का डेटा है कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, राइट। वैसे ही जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो, उस एप्लीकेशन के लिए जो भी डेटा चाहिए, राइट। देखो, एक अगर आप सोचोगे ना, जो भी इतने सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि ये फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, या फिर हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, बेसिकली इनका खुद का कुछ प्रोडक्ट नहीं है। इनका खुद का कुछ प्रोडक्ट है क्या, फ्लिपकार्ट का कुछ प्रोडक्ट है क्या खुद का, नहीं है, नो सर। राइट। अभी बनाना स्टार्ट भी किया होगा मान लो उन्होंने, बट जब ये सारे एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे तो इनके उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं था। तो ये क्या बेच रहे हैं, दूसरे लोगों का प्रोडक्ट। डेटा। मूवी मतलब, मूवी में मतलब क्या है, वीडियो फॉर्मेट में डेटा ही तो है ना, राइट। तो नेटफ्लिक्स ने क्या किया कि जिन जिन लोगों के पास मूवीज है, जिन्होंने मूवीज बनाई, उनसे मूवी उन्होंने रेंट पे ले ली और वो मूवी हमें 4 पैसे बढ़ा के हमको रेंट में दे दी, राइट। फ्लिपकार्ट वाला भी क्या कर रहा है, जिनके प्रोडक्ट्स है उनको कह रहा है कि भाई आओ हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप क्या करो, यहाँ से सेल करो अपने प्रोडक्ट। और उस सेल प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के पीछे वो भी अपने कुछ चार्जेस लगा रहा है, राइट। तो ये जो भी वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा, राइट। इनका खुद का डेटा, कुछ इनका खुद का प्रोडक्ट नहीं होता। मान लो नेटफ्लिक्स आप बना रहे हैं मूवीज खुद की, बट अगर वो 4 महीने में, 3 महीने में अगर 100 वेब सीरीज मूवीज अगर क्या कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है, तो उसमें से 2 या 3 ही खुद की बना रहा है। बाकी तो वो क्या करता है, दूसरे लोगों की मूवी क्या करता है, रेंट पे लेता है और हमें दिखाता है, करेक्ट ना। तो ये फ्रंट एंड और ये डेटाबेस है। इस डेटाबेस से आपको डेटा दिखाना है कहाँ पे, कहाँ पे दिखाना है, फ्रंट एंड Front end. यूआई पे दिखाना है ना। ये ब्राउजर का, तो जो ब्राउजर का जो भी विजिबल एरिया है हम उसको कहते हैं यूआई। इस यूआई के ऊपर आपको वो डेटा दिखाना है, राइट। तो डेटा, ये फ्रंट एंड की लैंग्वेज बैक एंड को समझ में नहीं आती, बैक एंड की लैंग्वेज फ्रंट एंड को समझ में नहीं आती, राइट। ये मान लो महाराष्ट्र आदमी है जिसको मराठी हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, और ये है साउथ इंडियन, जो अपनी लैंग्वेज बोलेगा या फिर इंग्लिश बोलेगा, हिंदी आएगा तो भी नहीं बात करेगा, हाँ ठीक है, इसको हिंदी नहीं आती, तो फिर दोनों में कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो वहां पे आता है आपका, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, मैं मोटा माटी बता रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। बैकएंड मतलब यहाँ पे कोई एक बैकएंड की लैंग्वेज होगी और वो लैंग्वेज क्या करेगी, फ्रंट एंड ने जो भी टाइप किया, राइट। फ्रंट एंड ने मान लो क्या टाइप किया था, लैपटॉप टाइप किया, तो ये लैपटॉप कीवर्ड जाएगा यहाँ पे, यहाँ से ये क्या करेगा, डेटाबेस को भेजेगा लैपटॉप कीवर्ड, और लैपटॉप कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे क्या है, जितना भी डेटा है, वो सारा डेटा क्या होगा, वापस इसके पास आएगा, और ये आपको यहाँ पे फ्रंट एंड में सेंड करेगा। तो जो फ्रंट एंड और डेटाबेस में जो
क्या कहते हैं, कम्युनिकेटर है ना, राइट। मराठी में हम क्या कहते हैं उसको, दुभाषी, मतलब इसको जो लैंग्वेज आती है ये इसको नहीं आती, इसको जो लैंग्वेज आती है ये इसको नहीं आती, डेटाबेस है ना। तो अभी मान लो हम तिरुपति गए, तो वहां पे हम, मुझे हिंदी और मराठी आती है, इंग्लिश नहीं आती, या फिर उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो नहीं आती, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, राइट। मुझे मान लो कैब करनी है, ऊपर मंदिर को जाना है, तो कैब ड्राइवर तो बात करे उसकी नेटिव लैंग्वेज में, तो मुझे ऐसा कोई एक बंदा ढूंढना पड़ेगा जो क्या करेगा, मैंने जो हिंदी में बात की है वो उसकी नेटिव लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर करके बताएगा, और उसने जो बात की है उसकी नेटिव लैंग्वेज में वो मुझे हिंदी में बताएगा, है ना। तो उस तरह से हम कम्युनिकेशन करेंगे, फिर तय होगा कि भाई इतने लोग हैं, इतना इतना पैसा है ना, बार्गेनिंग करना पड़ेगा ना। तो फिर उसके बाद कैब फिक्स करके मैं जाऊंगा मंदिर दर्शन करने। तो वैसे ही फ्रंट एंड को जो डेटा चाहिए वो डेटाबेस में है, बट इन दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रहा, तो इन दोनों के बीच में जो जो भी लॉजिक होता है इसको कहते हैं बिजनेस लॉजिक, राइट। तो वो कौन स्टैब्लिश करता है, ये दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन कौन स्टैब्लिश करता है, कौन, back, Backend. बैकएंड, ठीक है। तो इस बैकएंड में अलग अलग लैंग्वेजेस है, जैसे कि मान लो सबसे पॉपुलर है जावा, उसके बाद अब नोड आ गई है, ठीक है, देन डॉट नेट है, और पाइथन भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, PHP है। तो ये बैकएंड भी क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके वहाँ पे ढेर सारा कोडिंग करना पड़ता है, अपने आप तो नहीं होगा ना, कोई चीज अपने आप नहीं होगी, राइट। वहाँ पे कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ता है बैकएंड में, ये सारी चीजें बैकएंड आपका दोनों का कनेक्शन करवा के दे रहा है, मतलब वहाँ पे भी कोई एक डेवलपर है जो क्या करके दे रहा है, कोड लिख के ये सारी चीजें स्टेब्लिश करके दे रहा है कि फ्रंट एंड में क्या चाहिए, डेटाबेस से ले लो वो वहाँ पे सेंड करो, राइट। तो यहाँ पे ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आएंगे हम फ्रंट एंड पे, राइट, हमें पढ़ना है फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड के मेन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स है, कौन से अभी बताया था हमने, HTML, HTML, वेरी गुड, CSS, JS. JavaScript. JavaScript, और देखो ऐसे बातें करोगे ना सेशंस बहुत अच्छे होंगे। मैं चार अगर बातें बताने वाला हूँ तो चार की जगह मैं हो सकता है मैं 8 बातें बताऊँ, सेशन इंटरेक्टिव होनी चाहिए। तो फ्रंट एंड में 3 चीजें होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये इनका रोल क्या होता है, इनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एग्जैक्टली क्या करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो अब एक ऐसे फोल्डर बना लेना, P12, और इस फोल्डर में 3 पार्ट होंगे बेसिकली अभी के लिए। एक होगा HTML सेक्शंस, HTML का सेक्शन होगा, स्टार्ट के कुछ दिन हम HTML पढ़ेंगे, अराउंड 1 वीक, 1 वीक भी नहीं, 3-4 दिन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे CSS, और उसके बाद यस JavaScript, जावास्क्रिप्ट, राइट, ये हो गया जावास्क्रिप्ट, अराउंड 2 to 3 वीक्स तक ना। मतलब HTML CSS का थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट होते हैं, राइट। हमारा फोकस थ्योरेटिकल बिल्कुल नहीं रहेगा, डे 1 से हम प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। बट ऐसा नहीं है कि बिना थ्योरी पढ़े हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। तो थ्योरी पढ़ेंगे कुछ 8-10 दिन, 12 दिन। उसके बाद पहला वेबसाइट बनाएंगे हम उसका, 2 वीक में या 3 वीक में आपका एक वेबसाइट बन जाएगा खुद का पहला। और उसके बाद तुरंत हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, ये हमारा फ्लो होगा। तो आपने ऐसे फोल्डर बना के रखना। अब HTML सेक्शन में और एक फोल्डर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, इंट्रो टू वेब का इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपने विजुअल स्टूडियो कोड यूज नहीं करना है, आपको ये डाउनलोड करना, नोटपैड++, ठीक है। एडिटर है ना, कोड लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए ना, एडिटर कहते हैं इसको, राइट। तो आप ये नोटपैड++ एडिटर यूज करते हैं, मैं कल के सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और
ठीक है, अभी बताता हूँ। तो अगर मुझे एस्टिमेट लिखना है right, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और इस न्यू फाइल को मैं सेव करूंगा। सेव एज, क्या करना है, सेव एज, राइट, सेव एज। और जो हमने फोल्डर बनाया था, फोल्डर कहाँ पे, मेरा डी ड्राइव में, राइट। आपका जो भी कोड होगा वो डी ड्राइव में रखो, सी ड्राइव के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, यहाँ पे कोड मत लिखना। ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया तो सारा कोड चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अगर एक ड्राइव है तो उसको दो ड्राइव बना दिया तुरंत। बट सारा जो आपका डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो हमेशा सी ड्राइव छोड़ के किसी और ड्राइव में होना चाहिए। ये पता है सब कुछ, ओके। फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे समझ के चल रहा हूँ कि हम कंप्यूटर में नए हैं, हमें कुछ पता नहीं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, राइट। बट हमें यहाँ पे किस चीज के लिए फाइल बनानी है, एचटीएमएल। किस चीज के लिए बनानी है फाइल, HTML. एचटीएमएल के लिए बनानी है, राइट। देखो, आपको टेक्स्ट की फाइल बनानी है तो आप कौन सी फाइल बनाते हो, वर्ड फाइल बनाते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, वहां पे आपने कुछ जो भी आपको लिखना है टेक्स्ट लिख दिया और वो हो जाएगी वर्ड फाइल। दूसरा एक एक्सटेंशन क्या होता है फाइल का, पीडीएफ होता है, पता है ना पीडीएफ सबको, राइट। तो आप मान लो रिज्यूम बना रहे हो, तो रिज्यूम बनाते वक्त हम क्या करेंगे, मैं खुद का रिज्यूम बना रहा हूँ तो मैं रिज्यूम लिखूंगा, रविकिरण अंडरस्कोर नेटवर्कर अंडरस्कोर एंगुलर डेवलपर अंडरस्कोर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। ऐसे हम रिज्यूम का नाम रखते हैं, फाइल का नाम ऐसा रखना चाहिए। और उसके बाद एंड में क्या होता है उसका एक्सटेंशन, पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .html. डॉट। .pdf. अगर मान लो कि अब हम एक अपनी पूरी बैच का इंफॉर्मेशन हम कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक्सेल फाइल बनाएंगे, राइट। ये बैकग्राउंड नॉइज है इसका, तो एक्सेल फाइल बनाएंगे। तो एक्सेल फाइल हमने बनाया, तो एक्सेल फाइल का डॉट एक्सटेंशन क्या होता है, करेक्ट है ना, EXL समथिंग ऐसा कुछ होता है एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन, राइट। तो जैसे फाइल्स के टाइप है उस हिसाब से उसके एक्सटेंशन होते हैं। अब हमें यहाँ पे बनाना है कौन सा फाइल, HTML. HTML फाइल बनाना है, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, HTML, ठीक है। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट HTML. HTML, ओके, राइट। तो जब भी हम HTML लिखेंगे तो उसके लिए एक फाइल बनाना पड़ेगा, और उस फाइल का एक्सटेंशन जो होगा ना वो क्या होगा, हमेशा डॉट HTML. HTML, ठीक है, ओके। अब इस HTML में जो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे लिखेंगे वो होती है डॉक टाइप। ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा, राइट। यहाँ पे HTML, ठीक है। अब मान लो हमारे वेबसाइट के ऊपर हमें कुछ हेडिंग चाहिए, है ना। वेबसाइट में हेडिंग होता है, हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है, फिर टेक्स्ट होता है, इंफॉर्मेशन होती है, राइट। देन इमेजेस होते हैं, वीडियो ऑडियो होते हैं, राइट। तो हर एक चीज के लिए हमें यहाँ पे कुछ HTML एलिमेंट्स दिए हैं, right? तो मैं यहाँ पे H1 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया सम हेडिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे सम हेडिंग करके रख दिया। अब इसको मुझे ब्राउजर पे रन करना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसको देखो यहाँ पे ऑलरेडी ब्राउजर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ये आप राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, राइट, और चेंज करो। चेंज में जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्रोम, कहना पे क्रोम सेलेक्ट कर लेना, सेट डिफॉल्ट, ओके। और इसको डबल क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा ओपन, कहाँ पे, ब्राउजर पे, ठीक है, ओके। हो गया ब्राउजर के ऊपर। तो आपकी वेबसाइट में कंटेंट क्या होना चाहिए, राइट। आपकी वेबसाइट में जो भी कंटेंट चाहिए वो कौन डिफाइन करता है, HTML, है ना। HTML मतलब आपकी वेबसाइट में जो भी कंटेंट है, कि हेडिंग चाहिए, सब हेडिंग चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, इमेजेस चाहिए, किस ऑर्डर में चाहिए, ये सारी चीजें कौन डिफाइन करेगा, HTML. HTML डिफाइन करेगा, ठीक है। अब हेडिंग हो गया, हेडिंग के बाद मुझे मान लो यहाँ पे कुछ सब हेडिंग चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये H2 यूज किया, राइट। तो ये जो भी चीजें है ना, ये सारी चीजें हम कल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि ये H1 क्या है, H2 क्या है, राइट। कल
कल देखेंगे सम सब हेड। ठीक है, तो हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गया। वापस आके यहाँ पे रिफ्रेश करो पेज को, आ गया सब हेडिंग। अब सब हेडिंग के बाद मान लो हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। मुझे टेक्स्ट चाहिए, मैं कहाँ से लाऊंगा, मुझे तो टाइप करना नहीं आता इतना टेक्स्ट। तो हम जाएंगे लोरेम इप्सम इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये वेबसाइट में जाओ, आपको जितना टेक्स्ट चाहिए वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। पैराग्राफ चाहिए, वर्ड्स चाहिए, मान लो मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए, तो मैं ये पैराग्राफ सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो कितने पैराग्राफ जनरेट होंगे, 2 पैराग्राफ, राइट। तो जनरेट लोरेम इप्सम करोगे तो देखो यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स क्रिएट हो गए। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे आके अब मैं मुझे पैराग्राफ यूज करना है, तो मैं यहाँ इसके लिए पी टैग यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमने ये पैराग्राफ हमने क्या किया, पेस्ट किया। ठीक है, जाके रिफ्रेश करो एक बार वेबसाइट अपनी। आ गया पैराग्राफ। ठीक, तो आपके वेबसाइट में जो कंटेंट होना चाहिए, जो आप कंटेंट दिखाना चाहते हो, वो आप कहाँ से डिसाइड करोगे, कहाँ से डिफाइन करोगे, HTML के थ्रू डिसाइड करोगे, राइट। बट अगर हमने सिर्फ ऐसे ही HTML लिखते बैठे, हेडिंग डाल दिया, सब हेडिंग डाल दिया, पैराग्राफ डाल दिया, उसके बाद इमेजेस भी डाल दी, सारी चीजें हमने खुद की, तो ऐसी वेबसाइट पे यूजर नहीं आएगा। इंटरेक्टिव है क्या वेबसाइट, दिखने में अच्छी लग रही है क्या ये वेबसाइट, कलरफुल है क्या, नो सर। है ना। जैसे कि अभी हमने फ्लिपकार्ट ओपन किया था, राइट, तो थोड़ा तो ढंग का दिख रहा था वेबसाइट, या फिर ये जो वेबसाइट है, ठीक है, एटलीस्ट एक बार तो देख सकते हैं, उतना तो अच्छा वेबसाइट है, उतना बुरा वेबसाइट ये नहीं, राइट। बट ये जो हमने अब वेबसाइट बनाया, इसमें तो क्या है, सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, टेक्स्ट डार्क है, बैकग्राउंड व्हाइट है, तो ऐसी वेबसाइट के ऊपर कोई यूजर वापस नहीं आएगा, राइट। कोई पुरानी इमारत है, खंडर, और एक तरफ ताजमहल, सेल्फी हम किसके साथ करेंगे, या किस चीज को हम देखने जाएंगे पैसे टाइम खर्च करके, ऑफ कोर्स ताजमहल को देखने जाएंगे, करेक्ट ना। तो वैसे होता है कि वेबसाइट जब हम बनाते हैं, वेबसाइट इंफॉर्मेशन दिखाती है, वो अच्छी बात है, करेक्ट है, वेरी गुड। बट वो इंफॉर्मेशन भी क्या होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, दिखने में उसका यूआई इंटरेक्टिव होना चाहिए। और ये वेबसाइट को जो इंटरेक्टिव बनाने का क्या है, जिम्मेदारी है, जिम्मा है, ये कौन उठा रहा है, CSS। आपकी जो वेबसाइट है वो होती है सिर्फ 2 ही कलर, डार्क एंड व्हाइट, तो उसको इंटरेक्टिव बनाने का जिम्मा कौन लेता है, किसके पास है, यस सर। ठीक है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली। शंभुनाथ, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। शंभुनाथ, कुछ डाउट है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, यस, हमने 2 पैराग्राफ क्रिएट किया। तो अब देखो ये H1 है, इस H1 को अगर हम इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम CSS अप्लाई करेंगे। अब ये मैं जो CSS लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करने वाले आने वाले सेशंस, राइट। तो मान लो मैंने इसको सबसे पहले कहा कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं कुछ, तो हमने कहा इसका बैकग्राउंड कलर जो है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, हमें क्या करना है, ये जो H1 है, H1 को क्या करना है, क्या अप्लाई करना है, बैकग्राउंड कलर। तो हमने क्या लिखा वहां पे इंग्लिश में, बैकग्राउंड हैफन कलर, जो कलर अप्लाई करना है उसका नाम लिखो, ब्लू वायलेट। हो गया कलर चेंज बैकग्राउंड, राइट। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, CSS। अब ये जो डार्क कलर है, डार्क कलर के ऊपर ये ब्लैक कलर अच्छा नहीं दिखता है ना, कलर चाहिए, टेक्स्ट का कलर हमें क्या चाहिए, फिर व्हाइट चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा कलर, ठीक है। अब जो हम कंटेंट डालते हैं, कंटेंट और ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉक्स है, तो बॉक्स का बॉर्डर ही हो गया ना, ये जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके राइट में जो भी दिख रहा है बॉक्स, उसको बॉर्डर कह सकते हैं ना हम,
तो बॉर्डर और यस में स्पेस है क्या कुछ? नहीं है। नहीं है ना, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस नहीं है। तो हमेशा बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस होना चाहिए, तभी जाके वो अच्छा दिखता है, इंटरेक्टिव दिखता है। तो उसके लिए होती है प्रॉपर्टी पैडिंग। अब यही लिंक जो थोड़ा सा भद्दा दिख रहा था थोड़ी देर पहले, अब कैसे दिख रहा अट्रैक्टिव। है? एटलीस्ट प्रेजेंटेबल है, डिसेंट है। हम ये नहीं कहे कि बहुत ही बढ़िया यूआई है इसका, बट एटलीस्ट ये क्या है, डिसेंट है, प्रेजेंटेबल है, किसी को हम दिखा सकते हैं कि हाँ चलो भाई ये हमारा वेबसाइट है। तो जो वेबसाइट में कंटेंट हमने डाला है, कंटेंट की जिम्मेदारी होती है एचटीएमएल की, क्या कंटेंट होना चाहिए, किस ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, ओके शंभू, वो चीजें हम अभी प्रैक्टिकली नहीं कर रहे डिस्कस, है ना। या आपने, शंभू का कहना है कि आप 2 पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट किए, तो आपने 2 पैराग्राफ पी टैग यूज करने चाहिए, राइट। अब मुझे टैग पता ही नहीं है आज के दिन, ऐसे समझ के चलो, ये हमारा पहला दिन है, हमें एचटीएमएल एलिमेंट पता नहीं है, टैग पता नहीं है, कुछ पता नहीं, राइट। ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अच्छा मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो जो भी आपकी वेबसाइट में कंटेंट है, वो कंटेंट क्या होना चाहिए, किस ऑर्डर में होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, ये डिसाइड करेगा एचटीएमएल। और वो कंटेंट कैसे दिखना चाहिए, वो कौन करेगा डिसाइड? CSS। यस, CSS। राइट। मतलब जो हमने वेबसाइट बनाई थी वो प्रेजेंटेबल नहीं थी, वो ब्यूटीफुल नहीं थी दिखने में, तो उसका मेकअप मेकओवर कौन करेगा यहाँ पे? CSS। सीएसएस करेगा, ठीक है। मतलब एचटीएमएल जो है वो आपके वेबसाइट का स्केलेटन डिसाइड करता है ना। जब इंसान को बनाया गया है, जो भी होगा वो ऊपर वाला, भगवान, नेचर, है ना, कोई ना कोई तो होगा, अपने आप इंसान नहीं बना, अपने आप ये सृष्टि नहीं बनी, कोई ना कोई तो होगा, राइट। साइंस ही कहता है कि कुछ, कोई भी चीज अपने आप नहीं बनती। तो जब उसने बनाया, चलो एक इंसान बनाते हैं, तो सबसे पहले उसने स्केलेटन बनाया, है ना, हड्डियां जोड़ दी, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर दिया, फिर ये बॉडी बन गई। ऊपर सर है, फिर हाथ पैर, सारा स्केलेटन बना दिया। अब स्केलेटन बनाने के बाद वो खुद ही डर गया, उसको लगा यार मैं कुछ अच्छी चीज बनाने जाने वाला था, ये क्या बना दिया, राइट। डरावना लगता है ना स्केलेटन। ऐसा कभी हुआ तो नहीं ना कि बायोलॉजी के लैब में गए आप और स्केलेटन देख के कहा चलो कितना ब्यूटीफुल स्केलेटन है, चलो एक सेल्फी लेते हैं, शायद नहीं। तो उसको भी वही रियलाइज हुआ कि स्केलेटन बना दिया उसने, बट प्रेजेंटेबल नहीं है। जैसे कि हमने एचटीएमएल लिख दिया, बट वेबसाइट प्रेजेंटेबल नहीं है, दिखने में अच्छी नहीं। तो उस क्रिएटर ने भी क्या किया, फिर उस स्केलेटन के ऊपर अप्लाई कर दी सीएसएस, मतलब हमें स्किन दे दी, स्किन कलर, हेयर्स, राइट, सारी चीजें अप्लाई कर दी। हड्डियों के ऊपर मांसपेशी जो होती है वो सारी चीजें अप्लाई कर दी। तो अब इंसान हो गया प्रेजेंटेबल, हो गया, राइट, ठीक है, देखने लायक है। अब वही काम यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर कौन करता है? आपकी वेबसाइट को इंटरेक्टिव करने का काम कौन करता है? CSS। सीएसएस का, ठीक है। आपकी वेबसाइट इंटरेक्टिव बनाने का, आपकी वेबसाइट को मेक ओवर करने का काम कौन करता है? सीएसएस करता है। CSS। अब क्रिएटर ने बॉडी बनाई, स्केलेटन बनाई, उसको सीएसएस अप्लाई की, स्किन्स, हेयर सब अप्लाई किया, दिखने में अच्छा दिख रहा है वो इंसान। बट अब हमारी भाषा में, आम भाषा में, इंसानों की भाषा में हम क्या कहते हैं, उसके अंदर जान नहीं है, आत्मा नहीं है। मतलब उसको बना के उसने रख दिया तो वो वैसे ही बैठे हुआ है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, उस बॉडी के अंदर जान नहीं है, राइट, है ना, आत्मा ये चीज, राइट। तो वो वैसे ही बैठा हुआ है। अब हमारे एचटीएमएल सीएसएस से हमने जो वेबसाइट बनाई है वो तो सेम वैसी ही है ना, कुछ फंक्शनलिटी नहीं है इसके अंदर, बस स्क्रॉल करो, देखो, छोड़ दो। बट वही अगर आप कहाँ पे गए, फ्लिपकार्ट के ऊपर गए, राइट। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर क्या होती है, बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है, इंटरेक्शन होता है ना, राइट। मान लो ये लॉगआउट क्यों पता नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने सर्च, तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हो गए, राइट। हमने ये, तो ये हेडफोन लेने का सोचा, हेडफोन दिख रहे हैं, जैसे हम ये हेडफोन को क्लिक करेंगे तो वो सिंगल पेज के ऊपर लेके गए। अगर हमने इसको ऐड टू कार्ट कहा तो क्या हो गया, ये कार्ट में गया। कार्ट में ऐड हो गया, राइट। अब हम कौन से पेज के ऊपर है, ये देखो कौन सा पेज है ये, फ्लिपकार्ट।
व्यू कार्ड। व्यू कार्ड पेज, ठीक है। अब व्यू कार्ड पेज का पेज जो यूआई कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जैसे ही मैं इस रिमूव बटन को क्लिक करता हूँ, ये एक बार कंफर्मेशन ले रहा है कि भाई सही में आप डिलीट करना चाहते हो या गलती से क्लिक हो गया। तो हम कहेंगे नहीं, हमें ये रिमूव ही करना है। जैसे हमने रिमूव कहा, वी आर स्टिल ऑन द सेम पेज, हम अभी भी सेम पेज पे रहे। ये पॉपअप आ गया, सक्सेसफुली रिमूव, जो भी आईपॉड था वो हेडफोन जो भी था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया करके मैसेज आ गया। और आपका यूआई क्या हो गया, चेंज हो गया ना। हम अभी भी उसी पेज के ऊपर है। कौन से पेज के ऊपर है, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के व्यू कार्ड है ना, कार्ट वाले पेज के ऊपर है। ये कार्ड का पेज है, Yes. मतलब जहाँ पे आपने जो प्रोजेक्ट कार्ड में ऐड किए वो प्रोजेक्ट आप यहाँ पे प्रोडक्ट आप देख सकते हो। बट अब ये पेज के ऊपर प्रोडक्ट नहीं दिख रहे, ये पेज खाली दिख रहा है। बस एक बटन के क्लिक के ऊपर क्या हो गया है, पूरा का पूरा यूआई ना, पूरा का पूरा वेबसाइट का जो यूआई, यूआई मतलब लुक, जो डिजाइन था वो क्या हो गया, चेंज। चेंज हो गया। Change. जो पहले कंटेंट था वो कंटेंट चला गया और यहाँ पे क्या हो गया, कुछ नया Sir. कंटेंट, नया कंटेंट दिख रहा है। यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है और ये क्या कर रहा है कि भाई कोई भी कार्ड नहीं है आइटम के अंदर, राइट। कार्ड क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। तो ये जो क्लिक के ऊपर ये बहुत सारी इतनी फंक्शनलिटी हुई, ये फंक्शनलिटी आपकी वेबसाइट में लाने का काम कौन करेगा, JavaScript. JavaScript. जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो जैसे इंसान ने ह्यूमन बींग्स बनाना स्टार्ट किया, ह्यूमन बींग्स होता है ना, बीइंग ह्यूमन होता है, ह्यूमन बींग। बात ही करते जाओ यार, सर मैसेज आवाज करके पूछ रहा हूँ। आवाज आवाज नहीं आ रहा। अभी अभी आ रहा है आवाज, हाँ हेलो। हाँ सर बोलिए। सो इंसान ने जब ये ह्यूमन बीइंग बनाने का सोचा तो उसने स्केलेटन बनाया, उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई किया, स्कीम्स वगैरह। बट अभी भी उसमें कुछ जान नहीं है। जान नहीं है मतलब कहने का, जावा हम वेब की लैंग्वेज में कह सकते हैं, उसके अंदर फंक्शनलिटी नहीं है, right? एक्टिविटी। है ना, एक्टिविटी फंक्शनलिटी नहीं है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, बात करना एक फंक्शनलिटी है, जी आप सुन रहे हो वो एक फंक्शनलिटी है, आप स्क्रीन देख रहे हो वो एक फंक्शनलिटी है। तो ये हमारे वेबसाइट में जो फंक्शनलिटी लाने का काम करता है, राइट। जैसे उस क्रिएटर ने बॉडी के अंदर ये सारी फंक्शनलिटी डाल दी, उसको हम कहते हैं आत्मा, इंसान जिंदा है, उसका प्रूफ। जब तक इंसान के अंदर ये सारी क्रिएटिविटीज है, इंसान जिंदा है, राइट। वैसे ही अपने वेबसाइट के अंदर जो क्रिएटिविटी चाहिए, जो फंक्शनलिटी चाहिए, वो सारी फंक्शनलिटी है ना, मतलब हमारी वेबसाइट को जिंदा बनाने का काम, लाइव करने का काम, लाइव ना, लाइव वेबसाइट कहते हैं उसको। तो कौन करता है वो काम, JavaScript. JavaScript. राइट। तो एचटीएमएल क्या करता है, आपकी वेबसाइट का स्केलेटन सेट करता है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट कहाँ पे होगा, ये सारी चीजें एचटीएमएल डिसाइड करता है। आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, उसका लुक एंड फील सीएसएस CSS डिसाइड करेगा। और वेबसाइट के अंदर जो फंक्शनलिटी चाहिए वो फंक्शनलिटी डिफाइन करने का काम कौन करेगा, JavaScript. जावास्क्रिप्ट। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट है किसी को, नहीं सर. तो ये हो गया वेबसाइट के बारे में। ये तीन चीजें हमें पढ़ना है। अब इन तीनों के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है। एचटीएमएल में HTML5 आएगा, सीएसएस में CSS3, सीएसएस एनिमेशन, प्री प्रोसेसर्स, सैस, बूटस्ट्रैप, बहुत सारा सिलेबस है। जेएस में भी बहुत सारी चीजें हैं। बट अब जेएस पढ़ने का जो बेनिफिट है वो डिस्कस करेंगे। हमें वेब डेवलपमेंट क्यों पढ़ना है और वेब डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा फोकस हमें जेएस के ऊपर क्यों रखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये हमें क्लियर है कि अगर फ्रंट एंड पार्ट हमें बनाना है किसी भी वेबसाइट का, उसमें फंक्शनलिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, क्या जरूरी है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जरूरी है। क्योंकि ये फ्रंट एंड में सिर्फ जावास्क्रिप्ट क्यों यूज होता है, बिकॉज आपका जो ब्राउजर है ना, ब्राउजर ओनली अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट। JavaScript. ब्राउजर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है जावास्क्रिप्ट। JavaScript. अब जावास्क्रिप्ट आ गया, जावास्क्रिप्ट के जो नए वर्जन है वो भी पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज जो बहुत पॉपुलर,
जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज है। फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है, मैं ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक बार नहीं 5-5 बार करेंगे, राइट। ये पहला सेशन है, इसलिए मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एंगुलर और जेएस का कौन सा फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी जो फेमस है, रिएक्ट और तो फ्रंट एंड जो है ना, फ्रंट एंड मतलब जो भी विजिबल पार्ट है वेबसाइट का, वेब एप्लीकेशन का, वो बनाने के लिए हम यूज करते हैं एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। तो फंक्शनलिटी वाला पार्ट हमें पता है, कौन लाके दे रहा है, JavaScript. जावास्क्रिप्ट लाके दे रहा है। फंक्शनलिटी वाला पार्ट हमें जावास्क्रिप्ट लाके दे रहा है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में भी अलग अलग फ्रेमवर्क्स है, बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू। अब इन तीनों में से अगर एक भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी आप पढ़ोगे तो स्कोप ज्यादा है। अगर मान लो आपने एंगुलर पढ़ा है और एंगुलर का आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, एंगुलर का, प्रॉपर एंगुलर का, तो आपका मिनिमम पैकेज 4-5 लाख होता है। इंडस्ट्री में भी कैसा चल रहा है कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका पैकेज है, एंगुलर को या रिएक्ट, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे अब इसमें से हम पढ़ेंगे अभी के लिए एंगुलर। जावास्क्रिप्ट हो गया, तो जावास्क्रिप्ट बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर, उसके साथ रिएक्ट भी है, बट एक टाइम पे एक ही चीज पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे तो फिर हाथ में कुछ नहीं रहेगा, है ना, कुछ भी समझ नहीं है। अभी एंगुलर पढ़ेंगे, उसके बाद चाहे तो आप रिएक्ट भी पढ़ सकते हो जॉब मिलने के बाद, राइट। तो ये फ्रंट एंड में अभी 2 पॉपुलर चीजें हैं, एंगुलर और रिएक्ट। अब ये सारी चीजें हम क्यों यूज करें, क्या बनाना चाहते हैं हम, Web development. वेब डेवलपमेंट, मतलब हम क्या बनाना चाहते हैं यहाँ पे, वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, राइट। वेब एप्लीकेशन मतलब ऐसे एप्लीकेशन जो कहाँ पे चलते हैं, Browser पे. ब्राउजर पे चलते हैं, राइट। अब ये जो मैं ये यूज करूँ ना, ये draw.com, राइट, ये भी एक वेब एप्लीकेशन ही है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, Web application. वेब एप्लीकेशन का एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। तो जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट के बाद हम एंगुलर पढ़ेंगे। ये एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर फ्रेमवर्क होता है, वो हम पढ़ेंगे। अब आपको एक 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेमवर्क क्यों पढ़ना चाहिए। डिटेल में हम सारी चीजें बाद में डिस्कस करने वाले हैं, पक्का, ठीक है। नहीं करेंगे तो मुझे बता देना, क्योंकि रिकॉर्डिंग है आपके पास, ठीक है। अब देखो, मैं जिस होम टाउन में रहता हूँ, मेरे होम टाउन में तालुका है छोटा सा, तो मेरे गांव के आजू बाजू में क्या होती है, वो ईंट की फैक्ट्रीज होती है। ईंट को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्रिक्स। हाँ अरे सर बराबर, ये तो बात कर सकते ना यार आप। बराबर है सर। अरे सब चुपचाप बैठे हैं। सुजाता, महालक्ष्मी, शंभू, शुभम, दीपाली, भाग्यश्री, फीफा, है ना लोग सब यहाँ पे, तुषार, हाँ सर, है सर। है ना। बोर हो रहा है क्या बहुत, नहीं सर, नहीं सर। बोर हो रहा है, नहीं नहीं यस, नहीं नहीं अच्छा बोर हो रहा है, ओके, ठीक है। मुझे उतनी कॉमेडी भी नहीं आती अच्छी, करने की कोशिश करता हूँ, बीबी गाली देती है, चुपचाप बैठो, कॉमेडी के चक्कर में बहुत जा, ठीक है। शंभुनाथ नहीं आ रही है आवाज यार, कुछ माइक का इशू हो सकता है, ठीक है। या फिर आप जब जूम ज्वाइन करते हो ना, तो ज्वाइन विद ऑप्शन होता है वहां पे, वो क्लिक नहीं किया शायद आप, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि ईंट की फैक्ट्रीज होती है, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, वो मिट्टी वगैरह लाएंगे, कीचड़ बनाएंगे उसका, ठीक है। हार्वेस्ट में आपका भी नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है। तो अब ब्रिक्स बनाना है, तो वहां पे जो वर्कर है उनको आपने कीचड़ दे दिया और कहा कि चलो हाथ से ब्रिक बनाओ, राइट। ब्रिक का एक शेप होता है, एक पर्टिकुलर साइज होगा, उसका विड्थ होगा, हाइट होगा, लेंथ होगा, राइट। ये सारा वहां पे स्ट्रक्चर बताया था ना, वो ओनर जो है वो कहेगा कि ब्रिक्स इसी साइज की चाहिए, सारे ब्रिक्स एक साइज की चाहिए ना, एक क्या, कैसी बनाओगे तो चलेगा, किसी का हाइट ज्यादा है, किसी का विड्थ कम है, चलेगा क्या, नो सर। नहीं चलेगा ना। अब हर वर्कर अपने हाथ से वो ब्रिक्स बनाते बैठ गया, तो पॉसिबिलिटी ये है कि 1 घंटे में 3 से 4 ही बनाएगा वो। अगर वो ब्रिक कीचड़ लेके हाथ से बना रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, मेरे ख्याल से कि 60 मिनट्स में क्या करेगा वो, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ब्रिक्स ही बनाएगा। अब इस स्पीड से अगर काम करते बैठेंगे तो उसकी कंपनी तो बंद हो जाएगी ना, उसको डिलीवरी देनी है 3,000-4,000 ब्रिक्स की एक दिन में, राइट। तो वहां पे क्या होता है, एक
लकड़ी का फ्रेमवर्क होता है। यहाँ पे देखो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ। लकड़ी का क्या होता है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क। ठीक है। लकड़ी का फ्रेमवर्क होता है, हर वर्कर के पास होता है। और वो क्या करेंगे, उस कीचड़ को उस फ्रेमवर्क में डालेंगे, प्रेस करेंगे और वो फ्रेमवर्क हटा देंगे विद इन अ मिनट, है ना, विद इन अ 10 सेकंड आपकी ब्रिक क्या हो गई, बन गई ना। यस। ना वो Yes, sir. लकड़ी का फ्रेमवर्क है, उस लकड़ी के फ्रेमवर्क की वजह से क्या हो गया, विद इन अ नो टाइम आपकी ब्रिक्स क्या हो गई, उसका बन गई, साइज मेंटेन होता है, है ना। वो शेप सब मेंटेन होता सेम है। स्टेप क्या रही है, और बिल्कुल कम टाइम में। हाथ से बनाते बैठेंगे तो 5-10 मिनट लग रहे थे एक ब्रिक बनाने को, यहाँ पे 10 सेकंड में एक ब्रिक क्या हो रही है, मान लो 1 मिनट में पकड़ के चलो, बट 1 मिनट में एक ब्रिक्स करके बन के रेडी हो गई। राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या यूज किया है, फ्रेम फ्रेमवर्क। की वजह फ्रेमवर्क। तो यही डिफरेंस है एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग। अगर हम कोई फंक्शनैलिटी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके अगर लिखेंगे खुद से, तो मान लो अगर उसको 1 घंटा लग रहा है, 60 मिनट्स लग रहे हैं, 120 मिनट्स लग रहे हैं, और वही चीज अगर हमने उसका कोई फ्रेमवर्क यूज करके अगर बनाया, तो वो क्या होगा, बहुत कम टाइम में क्रिएट होगा। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे तो एंगुलर नहीं आएगा। बट जावास्क्रिप्ट में अगर हम काम करते बैठेंगे तो काम क्या होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसमें पॉसिबिलिटीज है कि एरर भी बहुत आएंगे, वो फिर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर भी नहीं आएगा कोड का। तो उसलिए क्या पढ़ना जरूरी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद, एक एटलीस्ट एक Angular. फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क पढ़ना जरूरी है। एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क, राइट। रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी। दोनों भी एंगुलर रिएक्ट किसके ऊपर है, जेएस के ऊपर ही डिपेंड है, राइट। जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आ गया तो आपको एंगुलर भी आएगा, रिएक्ट भी आएगा, और आपको व्यू भी है। व्यू भी आएगा। ठीक है, बट एक स्टार्ट हम एक ही से करेंगे, एंगुलर से। बाद में ये धीरे धीरे आप पढ़ सकते हो इंडस्ट्री में जाने के। ठीक है, तो ये हो गया फ्रंट एंड का पार्ट। थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था कि फ्रंट एंड के साथ क्या होता है, बैक एंड। बैक एंड भी होता है ना, जो पूरा बिजनेस लॉजिक लिखता है डेटाबेस के साथ। फ्रंट एंड का जो भी कनेक्शन है वो कौन सेटअप करता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो कम करवा के देता है, बैक एंड। बैक। जैसे फ्रंट एंड की लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, वैसे ही बैक एंड की लैंग्वेज है बहुत सारी, पाइथन, .NET, जावा, राइट। अब जावा अगर हमें पढ़ना है तो जावा में कोर जावा, बेसिक जावा, एडवांस जावा, फिर उसके बाद उसके भी फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है एंगुलर रिएक्ट, वैसे जावा की भी फ्रेमवर्क्स है, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, राइट। तो अगर ये कंप्यूटर वाला भी बंदा है जिसने कंप्यूटर में इंजीनियरिंग की है, बीएससी कंप्यूटर, बीसीए किया है, तो उसको भी एटलीस्ट 6 से 7 महीने लगते हैं जावा के ऊपर अच्छे से काम करने, ठीक ठाक काम करने, राइट। बट वही टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप नॉन कंप्यूटर हो और आप कहते हो कि रवि मुझे बैकएंड में काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास कौन है, कौन है, Node.js। अगर हमें जावास्क्रिप्ट आता है तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक बैकएंड, एक्चुअली ये लैंग्वेज तो नहीं है बट अभी के लिए मैं कह रहा हूँ, बैकएंड में क्या है, एक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज, Node.js. राइट। अगर आपने Node.js पढ़ लिया, इसको मैक्स टू मैक्स 25 to 30 डेज लगेंगे, बेसिक लेवल का नॉलेज चाहिए अगर आपको चाहिए तो, राइट। 15 डेज में भी हम कर सकते। तो आपको नोड आ गया तो आप क्या हो गया, बैकएंड डेवलपर भी हो गए। मतलब आपको फ्रंट एंड तो पहले से आता है, अब आपको क्या आ रहा है, बैक एंड। Backend. तो ये सारी चीजें कब हो रही है, बस आपको क्या पढ़ना है अच्छे से, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। JavaScript. अगर आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ोगे, आपको फ्रंट एंड भी आएगा, आपको बैक एंड भी आएगा। और जिन लोगों को फ्रंट एंड बैक एंड आता है उसको कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, जिन लोगों को फ्रंट एंड बैक एंड दोनों भी आता है उसको कहते हैं Full stack developer. फुल स्टैक डेवलपर। और इन लोगों की तो बहुत डिमांड है, राइट। इन लोगों की तो इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको Node.js भी पढ़ाऊंगा, जो अपने सिलेबस में नहीं है इंक्लूडेड, राइट। ओके। ना, आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, जावास्क्रिप्ट अच्छे से करोगे, जितने टास्क दिए वो डे टू डे करोगे, तो गारंटी पक्का मैं आपको 20-25 दिन का Node.js डेटाबेस, MongoDB
एक्सप्रेस, ये सारी चीजें डेफिनेटली पढ़ाओ। बस ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी परफॉर्मेंस पे। तो इस तरह से अब हमने फ्रंट एंड कर लिया, बैक एंड कर लिया, अब हम हो गए फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. तो ये हो गया वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट के साथ इंडस्ट्री में सबसे ट्रेंड में जो है वो है मोबाइल डेवलपमेंट। कौन सा? Mobile development. मोबाइल डेवलपमेंट। मोबाइल डेवलपमेंट मतलब देखो, आप आपने अभी कहा कुछ देर पहले कि अभी हमने कल का मैच देखा, बट उसके लिए हमने क्या यूज किया था? Hotstar. हॉटस्टार, मोबाइल पे। राइट? हॉटस्टार के ऊपर ही देखा ना मैच। हेलो, हाँ सर। बोलिए ना सर, आवाज सुनाई दे रहा है। हाँ यस, ओके। तो जो हॉटस्टार है वो हॉटस्टार हम ब्राउजर के ऊपर ओपन नहीं करते, मोबाइल के ऊपर जाके। कभी किया है क्या? फ्लिपकार्ट, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स। लैपटॉप के ऊपर हम क्या करेंगे? www.netflix.com लिखेंगे, राइट? बट अगर आपको मोबाइल के ऊपर ये एप्लीकेशन यूज करने हैं तो हम क्या करते हैं? प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाते हैं, है ना? अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन है तो गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, और मतलब एंड्रॉइड मोबाइल है तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? उसका मोबाइल Yes. एप्लीकेशन मिलेगा, जी। राइट? नेटफ्लिक्स का, फिर हॉटस्टार का, जो भी चीज है उसका क्या मिलेगा आपको? मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा, और Mobile मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके चला लोगे। वैसे ही दूसरे मोबाइल होते हैं, है ना, जिसके लिए किडनी बेचना पड़ता है, कहते हैं लोग। कौन से मोबाइल? iOS। है ना, आईफोन। आईफोन। बट बिल्कुल जरूरी नहीं है किडनी बेचने की। जावास्क्रिप्ट अच्छा करो, नोड.जेएस अच्छा करो, फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे तो हर महीने एक मोबाइल लोगे आप, कितना पेमेंट मिल जाएगा? हर महीने एक आईओएस एप्लीकेशन ले सकते हो, उतना पक्का पेमेंट मिल जाएगा। तो उसके भी वेब एप्लीकेशन, उसके जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो अलग होते हैं, राइट? मोबाइल दो तरीके से, दो टाइप के। कौन से? Android and iOS. एंड्रॉइड एंड iOS। आईओएस, राइट? तो एंड्रॉइड के जो एप्लीकेशन है वो अलग होंगे, और आईओएस के जो एप्लीकेशन है वो अलग होंगे। मतलब इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई अलग होगा, कोटलिन वगैरह होगा, और आईओएस का भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ अलग होगा, राइट? मतलब जो वेब एप्लीकेशन हमने बनाए हैं वेबसाइट के लिए, वेब ब्राउजर के लिए, वो मोबाइल के ऊपर यूज नहीं होते। तो अगर कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो उसको 3 एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। कौन से? मोबाइल, iOS एंड वेब एप्लीकेशन। वेब, वेब एप्लीकेशन। देन एंड्रॉइड एंड iOS. iOS. राइट। मतलब 3 अलग अलग टीम हायर करनी पड़ेंगी, हर एक टीम 15-20 लोगों की होगी, बहुत सारा खर्चा होगा, राइट? तो ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? देखते हैं। तो वेब के लिए हम 2 चीजें यूज कर रहे हैं। कौन सी? 2 फ्रेमवर्क है अभी हमारे पास वेब में, एक है एंगुलर और दूसरा है React. रिएक्ट। ठीक है, एक है एंगुलर और दूसरा है रिएक्ट। ठीक है, अब ये एंगुलर और रिएक्ट में भी अलग अलग लाइब्रेरीज है, राइट? जैसे एंगुलर के पास है आयोनिक, रिएक्ट के पास है रिएक्ट नेटिव, एंगुलर के पास है आयोनिक, और Ionic. रिएक्ट के पास है रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव। तो ये जो लाइब्रेरीज है इसका यूज करके आप ऐसे एप्लीकेशन बना सकते हो जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन, जिसको क्या कहते हैं? नेटिव एप्लीकेशन या फिर हाइब्रिड एप्लीकेशन। Hybrid application. ये दोनों का यूज करके आप जो एप्लीकेशंस बनाओगे उसको हम कहते हैं नेटिव Hybrid एप्लीकेशन application. या हाइब्रिड एप्लीकेशन। नेटिव हाइब्रिड एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन मतलब ऐसे एप्लीकेशन, नेटिव हाइब्रिड एप्लीकेशन मतलब ऐसे एप्लीकेशन जो चलेंगे दोनों के ऊपर। दोनों के ऊपर मतलब मोबाइल और वेब Like डेवलपमेंट। Android के ऊपर है एंड्रॉइड के ऊपर भी चलेंगे और आईओएस के ऊपर। iOS. मोबाइल के लिए तो वेबसाइट, वेब के लिए तो हमने बनाया ना अपने, Yes. यहीं पे बनाया है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर यूज करके आपने यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन बना दिया,
जो ब्राउजर के ऊपर चलेगा। अब रहेगा क्या, कौन सा पार्ट? एंड्रॉइड के ऊपर एंड एंड्रॉइड iOS और के iOS के ऊपर, राइट। तो अगर हमने एंगुलर पढ़ा है, तो एंगुलर में अगर हमने आयोनिक पढ़ा है, तो हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे जो एंड्रॉइड के ऊपर भी चलेगा और iOS के ऊपर। iOS के ऊपर भी चलेगा। अगर हमने मान लो रिएक्ट पढ़ा, राइट, अगर जाके हमने डिसाइड किया कि चलो रिएक्ट पढ़ते हैं, तो रिएक्ट में रिएक्ट नेटिव करके है, राइट। रिएक्ट नेटिव का यूज करके आप एप्लीकेशन जो बनाओगे, वो एप्लीकेशन दोनों के ऊपर चलेगा, एंड्रॉइड के ऊपर भी चलेगा और iOS के ऊपर भी चलेगा। मतलब एक जावास्क्रिप्ट अगर अच्छे से पढ़ लिया आपने, तो वेब में आप फ्रंट एंड कर सकते हो, बैकएंड। बैक एंड कर सकते हो बाय यूजिंग नोड.js, और मोबाइल डेवलपमेंट भी कर सकते हो बाय यूजिंग आयोनिक और रिएक्ट नेटिव, राइट। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है यहाँ पे? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। तो इसलिए हमने सबसे ज्यादा टाइम इसी को दिया है, राइट। अराउंड 120 आवर्स का हमारा जेएस का क्या है, सिलेबस तो नहीं करूंगा हम, राइट। जो भी हम स्किल सेट डेवलप करेंगे ना जावास्क्रिप्ट की, उसके लिए हमने 120 आवर्स डेडिकेटेड दिए है। डीएसए इसमें अलग होंगे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी होंगे 15 से 20, वो अलग होंगे। तो मतलब बेसिक से लेके जावास्क्रिप्ट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जिनको कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं है, वहां से लेके एडवांस जावास्क्रिप्ट जो इंडस्ट्री में डिमांडिंग है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का 2015-16 से नए वर्जन सारे ES6, ES7, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ये सब मास्टर लेवल का जावास्क्रिप्ट भी हम कवर करेंगे। हमने जावास्क्रिप्ट इस तरह से डिजाइन किया है ये कोर्स में कि आप जावास्क्रिप्ट अगर कंप्लीट करते हो, तो आगे जाके आप एंगुलर पढ़ो, रिएक्ट पढ़ो, व्यू पढ़ो, नोड.js पढ़ो, या फिर आप आयोनिक या रिएक्ट नेटिव में आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ये जावास्क्रिप्ट की चीज मुझे पता नहीं। हमने जावास्क्रिप्ट का सिलेबस बनाई है ऐसे कि आप जावास्क्रिप्ट के हर एक फ्रेमवर्क के ऊपर क्या कर सकते हो, आगे जाके काम कर सकते हो। सारे पॉइंट्स हमने वहां पे कवर कर लिए, ठीक है। तो बाकी चीजें तो डेफिनेटली है ही इंपॉर्टेंट, HTML CSS तो पक्का इंपॉर्टेंट है ही, राइट। ये तो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है 3, बट सबसे मेन जो चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? जावास्क्रिप्ट। तो जितना हो सके आपको क्या करना पड़ेगा, जेएस के ऊपर टाइम देना पड़ेगा, राइट। इनिशियल फेज में आप 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करोगे, मोर देन सफिशिएंट है, बट धीरे धीरे ये टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप एंगुलर पे गए या फिर रिएक्ट पे जाएंगे, एंगुलर ही है होगा, मेरा तो प्रेफरेंस हमेशा एंगुलर ही होता है, एंगुलर ही पढ़ना चाहिए, रिएक्ट लाइब्रेरी है, राइट। एनी डे पढ़ सकते हैं इंसान ने। अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो, तो एटलीस्ट किसी एक फ्रेमवर्क के ऊपर आपने कम से कम 2-3 साल काम करना चाहिए, और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। और आपने किसी एक फ्रेमवर्क के ऊपर अगर काम कर लिया, तो आप लाइफ में बाद में किसी दूसरे फ्रेमवर्क लाइब्रेरी पे काम कर सकते हो। और ये चीजें जो है, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू हो या फिर नोड हो, ये आज है कल नहीं, राइट। इनका लाइफ स्पैन होता है 10-12 साल, 15 साल। ये जो सारे फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज है, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 10-15 साल। 10-15 साल। उसके बाद चीजें चेंज होती है, राइट। बट एक चीज कॉमन है, जब से वेब आया है, वेब डेवलपमेंट इतना बढ़ गया है, एक चीज कॉमन है, वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का बर्थडे होता है 4 दिसंबर 1995 को। ब्रेंडन ईच करके एक डेवलपर था, उसने 7 दिन में एक कोड लिख के जावास्क्रिप्ट बनाया था। वो जावास्क्रिप्ट के सेशन में बताऊंगा मैं आपको डिटेल में सच को। तो 1995 से एक ही चीज है जो कॉमन है, जो कभी चेंज नहीं हुई और नहीं होगी। क्यों क्यों इसकी इतनी मोनोपोली है? मोनोपोली कहते हैं ना। क्यों वेब में जावास्क्रिप्ट को इतना डिमांड है? क्योंकि ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। ओके, तो कल से हम टेक्निकल चीजें स्टार्ट करेंगे। ये हो गया, आज मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि आप आगे जाके लाइफ में 4-5 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या क्या कर सकते हो। ये अपने पास प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6-7 महीने का कोर्स किया, जॉब कर लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास कम से कम 3 साल का, 5 साल का प्लान होना चाहिए। तो आपके पास प्लान होगा कि मैं इस सेशन में एंगुलर करूंगा, फ्रंट एंड डेवलपर बनूंगा,
या फिर आप ये भी प्लान कर सकते हो कि नहीं, मैं एंगुलर भी करूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस करके मैं यहीं पे क्या पढ़ूंगा, Backend. बैकएंड भी पढ़ूंगा, रिएक्ट भी पढ़ूंगा, वो भी मैं रेडी हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। डिफरेंस बिटवीन फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी, शुभम शंभुनाथ, टाइम है उसके लिए, है ना। Right? आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज है इसके बारे में तो आपके लिए मैं आंसर बता सकता हूँ, बट मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं 17 लोग, हमें कुछ पता नहीं है, तो पक्का जब टाइम आएगा वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, बहुत सही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, वेरी गुड, बट अभी ये करेक्ट टाइम नहीं है ये चीज डिस्कस करने का, ठीक है। Okay? तो जाते जाते और एक चीज बताऊंगा, बोर हो रहा है तो ज्यादा 5 मिनट देता हूँ। तेंदुलकर Hello, पता है सबको, सचिन तेंदुलकर, Ah, yes, sir. हाँ जो Yes, क्रिकेट sir. खेलते हैं देखते हैं उनको पता है। तो तेंदुलकर को एक दिन किसी रिपोर्टर ने, पत्रकार ने पूछा कि भाई क्रिकेट आपके लिए क्या है, व्हाट इज क्रिकेट मीन टू यू, तो उन्होंने बहुत बढ़िया आंसर दिया था। उन्होंने कहा क्रिकेट इज ऑक्सीजन फॉर मी, मतलब 24/7 हम कभी ऑक्सीजन लेना भूलते हैं क्या, चाहे फिर नहीं। नींद में भी हो, नहीं। नहीं प्राणवायु। नहीं भूलेंगे, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि चलो भाई अब मेरी उम्र 35 साल है, 35 साल से मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, चलो 8 दिन की छुट्टी लेते हैं, अब नहीं लेंगे ऑक्सीजन, होगा क्या ऐसे। नहीं 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 होगा। तो सचिन के लिए वो क्रिकेट वैसा 24/7, मतलब नींद में, सोते हुए, सपने में, हर जगह पे क्या दिख रहा है उसको, क्रिकेट ही दिख क्रिकेट। रहा है। तो वैसे ही हमें जावास्क्रिप्ट दिखना चाहिए। जावास्क्रिप्ट इज ऑक्सीजन फॉर वेब डेवलपमेंट। हमें सपने भी आएंगे तो इनके ही आने चाहिए, ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स इनके नहीं आने चाहिए। इतना हम सोचना, हमने प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिन में 8 घंटे 12 घंटे अगर आप जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली 24 आवर्स आपके दिमाग में जावास्क्रिप्ट रहेगा। तो दूसरी चीज, इन चीजों के ऊपर प्यार करना सीख लो। मुझे जॉब चाहिए, पैकेज चाहिए, ऐसा सोच के अगर आ रहे हो ना, 2-3 साल के बाद आप बोर हो जाओगे, लंबा करियर नहीं चलेगा, राइट। तो ये जो चीजें हम पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले, लिटरली इनसे हमें क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। ये चीजें हमें पसंद आनी चाहिए, दिल से आनी चाहिए। चलो रवि ने बता दिया 5 बार टास्क करेंगे क्योंकि जॉब चाहिए, ऐसा दिमाग में रख के अगर कर रहे हो तो जॉब मिलेगा, मे बी 10 लाख का भी पैकेज मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिलेगा, पर करियर लंबा नहीं चलेगा। क्योंकि जो चीज इंसान दिल लगा के करता है वही लाइफ लॉन्ग चलती है, राइट। तो आप सारे ऐसे ही सोचोगे, आई होप, ठीक है। और कल से इवनिंग में 7 बजे होगा सेशन। बेसिकली हमारा मंडे वीकली ऑफ होता है, बट ये पहला ही सेशन है, इसलिए कल के दिन हम सेशन लेंगे। नेक्स्ट वीक से हमारा मंडे हेलो वीकली सर। ऑफ। हेलो सर। हाँ सर 7 बजे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। नहीं, अब वो तो करना ही पड़ेगा। देखो हर एक का मैं सुनते हुए बैठूंगा तो फिर रात के 12 बजे सेशन लेना पड़ेगा, सबको प्रॉब्लम है। मैंने पूरा टाइम सेट करके 7 का रखा है, मेरा भी ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स है। मेरा 6:30 बजे मीटिंग खत्म होता है क्लाइंट के साथ,